सो वेलकम एंड वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो सीरीज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड है, जिसका नाम है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली वाद्य यंत्रों को अपन चार भागों में बांटते हैं। पहला आता है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा आता है सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद्र वाद्य यंत्र और चौथा है गण वाद्य यंत्र। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका तत्वाद्य यंत्र, जिनमें स्वर की उत्पत्ति किससे होती है? तारों से होती है। तो इसको तार वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? सारंगी, इकतारा, रावण हत्ता, कामायता, तंदूरा, जंतर, बपंग, रबाज, रबाब, चिकारा, सुरिंदा और दुकाको। दूसरा आता है सुशीर वाद्य यंत्र, जो कि फूंक देकर बजाए जाते हैं, जैसे कि बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, पुंगी हो गई, अलगोंजा हो गया, शंख हो गया, सिंगी हो गया, बांकिया हो गया, मशक, भुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरई, मुरला, सुरनाई, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तीसरी कैटेगरी के आते हैं अवनद वाद्य यंत्र, जो कि चमड़े से मड़े होते हैं, जिसमें ढोल, ढोलक, डमरू, ढाक, डफ, मांदल, मृदंग, बाबूजी के माटे, नौबत, नंगाड़ा, चंग, तजरी, खांसा, धौसा, तामक, घेरा, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और चौथी कैटेगरी का आता है आपका गण वाद्य यंत्र, जो कि धातु से बने होते हैं, जैसे कि मंजीरा, जांच, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, बरनी, घुंघरू, करताल, खड़ताल, रमजोल, गुरालियो। तो ये सब एग्जाम्पल थे। अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला आता है तत्वाद्य यंत्र, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, ठीक है ना। और इन वाद्य यंत्रों को गज, अंगुलिया और मिजराब की सहायता से बजाया जाता है, ठीक है ना। तो गज क्या होता है? गज एक छोटा सा धनुष होता है जो इन यंत्रों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंगुलिया तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और मिजराब क्या होता है? मिजराब भी अंगुलियों में पहना जाता है और धातु का बना होता है, ठीक है ना। तो तत्वाद्य यंत्रों में सबसे पहला आता है आपका सारंगी, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लोक वाद्य सारंगी का आकार शास्त्रीय वाद्य सारंगी से छोटा होता है और इसकी जो लकड़ी होती है ना, वो रोहिड़ा, तून, सागवान, केर, इनसे बनाई जाती है। और इसमें कुल 27 तारे होती है। ऊपर की तारे बकरे के आंत से बनाई जाती है और इसके वादन के लिए गज का इस्तेमाल होता है, जो हमने पहला पढ़ा था। और जो ये गज होता है वो घोड़े की पूंछ की बालों से बना होता है, ठीक है। अब राजस्थान में दो प्रकार की सारंगी प्रचलित है। पहला आता है आपका सिंधी सारंगी, जिसमें तारों की संख्या अधिक होती है। दूसरा आता है आपका गुजराती सारंगी, जो कि उससे छोटा भी होता है और उसमें तारों की संख्या केवल 7 होती है। इन सारंगियों के वादन में जैसलमेर और बाड़मेर के लंगा जाति के लोग, मेवाड़ के गडरियों के भाट और मरु क्षेत्र के जोगी दक्ष होते हैं। दूसरा आता है इकतारा, जिसको आदि वाद्य यंत्र भी कहते हैं और इसका संबंध नारद जी से माना जाता है। छोटे से गोल तुम्बे में बांस की डंडी को फंसाकर इसको बनाया जाता है और फिर उस तुम्बे का छोटा सा टुकड़ा काटकर बकरे के चमड़े से मढ़ा जाता है। इसकी बांस की खूंटियों पर दो ऊपर नीचे तारे बंदी होती है। ऊपर वाला तार षडज व नीचे वाला पंचम स्वर में मिला होता है, ठीक है। इसको एक ही हाथ में पकड़कर उंगली से बजाया जाता है, जबकि दूसरे हाथ से करताल बजाई जाती है। और ये साधु सन्यासी और कालबेलिया जाति के द्वारा अपने गीत में बजाए जाते हैं। तीसरा आता है बपंग, लंबी आल के तुम्बे से बना वाद्य यंत्र, जो कि डमरू के समान ही लगता है एकदम, लेकिन इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा जाता है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग बपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुनगढ़ा, राजा भृतहरि, भगत पूरणमल, हीरा रांझा और गोपा पीर की लोक कथाएं गाते हैं। और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो जहूर खां मेवाती है, जिसे जादूगर भी कहा जाता है बपंग का। चौथा आता है अपंग, जो कि कद्दू की तुम्बी से बनाया जाता है और भील और गरज जनजाति के लोग इसे बजाते हैं। अब आता है रावण हत्ता, जो कि काफी लोकप्रिय भी है और अति प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है। इसमें नारियल को काटकर कटोरीनुमा आकृति देते हैं और इसके बाद उसको चमड़े से मढ़ा जाता है। इसकी डांट बांस की बनी होती है और इस पर खूंटियां लगाकर तार बांध दिए जाते हैं। टोटल 9 तार होते हैं इस पर। और इसको बजाने के लिए गज का इस्तेमाल होता है, जिसके सिरे पर अंतिम सिरे पर घुंघरू बंधे होते हैं, जो कि मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस वाद्य यंत्रों को भील और भोपों के द्वारा बजाया जाता है और रामदेव जी और बाबू जी की फड़ वाचन के समय इसी वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। साथ ही डूंगर जी और जवाहर जी की लोक कथाएं भी इसी वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। अब आता है जंतर, जो कि वीणा की आकृति से मिलता जुलता होता है और इस पर 2 तुम्बे होते हैं। साथ ही इसकी डांट बांस की बनी होती है, जिस पर किसी पशु या मगर की खाल के 22 पर्दे मोम्स की सहायता से चिपकाए जाते हैं। इसके पर्दे पर 5 या 6 तारे लगी होती है और खड़े खड़े ही गले से लगाकर अंगुलियों की मदद से इसको बजा सकते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भोपे गले में लटकाकर इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही देव नारायण जी की फड़ की वाचन के समय भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। फिर आता है चिकारा, जो कि तूर या केर की लकड़ी से बना होता है और गरासिया जनजाति के भोपे और अलवर भरतपुर के जोगी द्वारा पौराणिक आख्यानों और लोक कथाओं में इनका इस्तेमाल होता है। फिर आता है कामायाचा, जो कि सारंगी के समान दिखता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि सारंगी की तबली लंबी होती थी, लेकिन इसकी जो होती है वो गोल होती है और 1.5 फुट की होती है, जिस पर चमड़ा मढ़ा जाता है। इसकी ध्वनि में भारीपन और गूंज होती है और इसके जो ऊपरी हिस्सा होता है वो मराठी सारंगी से मिलता जुलता होता है। इसमें टोटल 12 तारे होती है। और जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में मुस्लिम शेख इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते थे, जिनको कहते थे मांगलिया वाद। नाथ पंथी साधु भृतहरि और गोपीचंद की कथा के गीत के साथ इसको बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक है साखर का मांगनिया। अब आता है सुरिंदा, जो कि रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है और मारवाड़ के लोक कलाकार और खासकर लंगा जाति के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे गायन के साथ नहीं बजाते हैं और राजस्थान संगीत का यह अकादमिक प्रतीक चिन्ह है। फिर आता है दुकाको, जिसको जमीन पर बैठकर घुटनों के बीच दबाकर इसको बजाया जाता है और बिल जनजाति के लोग इसको दीपावली के अवसर
अवसरों पर बजाते हैं। इसके बाद आता है रवाद्र, जो कि सारंगी के समान ही दिखता है, लेकिन इसमें गज के स्थान पर अंगुलियों के नाखून का इस्तेमाल होता है। इसमें तारों की संख्या 12 होती है, जिसमें से 4 प्रमुख तार तात होते हैं और बाकी के 8 बचे हुए तरबों के होते हैं। मेवाड़ के भाट व राव जाति के लोग इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। तद वाद्य यंत्रों में अपना आखिर में आता है तंदूरा, जो कि तानपुरे की तरह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है, लेकिन इनके तारों का मिलाने का क्रम अलग होता है। वादक द्वारा इसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की पहली उंगली में मिजराफ पहनकर इसे बजाया जाता है। करताल, मंजीरा, चिमटा आदि वाद्य यंत्रों के साथ इसे बजाया जाता है। और यह वाद्य यंत्र कामर जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते हुए और निर्गुण भजन गाने वाले नागपंथियों द्वारा बजाए जाते हैं। तो ये अपना पूरा तत्व वाद्य यंत्र कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सुशिर वाद्य यंत्र। अगर आपको अभी तक का वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए आगे चलते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र में पहला आता है आपका बांसुरी, जो कि एक अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र है। बांस की खोखली नलिका से बने होने के कारण इसका नाम बांसुरी पड़ा है। और इसी खोखली नलिका में 6 छेद बने होते हैं और फूंक देने के लिए एक छेद मुंह की तरफ होता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक की बात करें तो वो हरिप्रसाद चौरसिया है। इसके बाद आता है अलगोंजा, और राजस्थान का राज्य वाद्य है और इसमें भी बांसुरी के समान नलिका होती है, जिसमें 4 छेद लगे होते हैं। वादक एक साथ 2 अलगोंजे मुंह में रखकर ध्वनि उत्पन्न करता है। मीणा, भील और आदिवासियों का ये प्रमुख वाद्य है। और इस वाद्य के जो प्रमुख कलाकार है वो रामनाथ चौधरी है, जो कि नाक से बजाते हैं इसको। वीर तेजाजी की जीवन गाथा, डिग्गीपुरी का राजा, ढोला मारू और भवाई नृत्य में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही चरवाहों का ये खानदानी वाद्य यंत्र है। इसके बाद आता है शहनाई, जिसको नफीरी भी कहते हैं और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सुशिर वाद्य यंत्रों में। विवाह और मांगलिक कार्यों के अवसरों पर इसको बजाया जाता है और इसकी आकृति शंकुनुमा होती है। इसके वाद्य के ऊपरी सिरे पर ताड़ के वृक्ष के पत्ते की तूती लगाकर बनाई जाती है। और ये वाद्य यंत्र शीशम या सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है, जिसमें 8 छेद होते हैं। इसे सुंदरी भी कहते हैं क्योंकि विवाह अवसरों पर नगाड़ों की संगत में इसे बजाया जाता है। प्रमुख शहनाई के जो वादक है बिस्मिल्लाह खां, चांद मोहम्मद खां और मेवाड़ की मांगी बाई, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक और मांड गायिका थी। अब आता है पुंगी। लौकी के तुम्बे से निर्मित इस वाद्य यंत्र के एक सिरे पर छेद होते हैं, जिसमें 2 लंबी बांस की नलियां लगाई जाती है। कालबेलिया जाति के लोग इसको सांप पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कई नृत्यों में इसका इस्तेमाल भी होता है। अब आता है मशक, जिसको चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है और इसकी आवाज पुंगी के समान ही दिखाई देती है, सॉरी सुनाई देती है, मिस्टेक। इसे मुंह में रखकर एक ओर से हवा भरी जाती है तथा दूसरी ओर से स्थित 2 नलियों में छेद से इसकी आवाज निकलती है और बेरुजी के बोपो द्वारा इसे बजाया जाता है। इसके बाद आता है मोरचंग, जो कि लोहे का बना होता है और होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है। लंगा गायक सतारा या सारंगी की संगत में इसे बजाते हैं। फिर आता है नर, जो कि मशक की आकृति का ही होता है। इसको मुंह पर टेढ़ा रखकर नंगाड़ों की संगत में बजाया जाता है। चरवाहो और बोपो का यह प्रमुख वाद्य है और जैसलमेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है और प्रसिद्ध वादक जो है वो कर्णा बिल है। फिर आता है कर्णा, जो कि पीतल का बना होता है, 7-8 फुट लंबा होता है और नौकेदार वाद्य यंत्र होता है। इसके एक सकरे मुंह पर छेद होता है, जिसमें सुरनाई जैसी नली होती है। सुरनाई की बात हम आगे करेंगे। अब आता है शंख, जो कि समुद्री जीव का कवच होता है और मंदिरों में से सुबह और शाम को आरती के समय बजाते हैं। फिर आता है सिंगी, जो कि बलदार सिंह का बना होता है और होठों पे रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से इसे बजाया जाता है। फिर आता है बांकिया, जो कि पित्तल का बना होता है और बिगुल के आकार का वाद्य यंत्र है। इसे एक ओर से छोटे मुंह से फूंक मारकर बजाते हैं और सरगढ़ों का एक खानदानी वाद्य यंत्र है। साथ ही ढोल व कांसे की संगत में इसको बजाते हैं। तो अब अपना अगला वाद्य यंत्र है भूंगल, जिसको रणबेरी भी कहते हैं। पित्तल की लंबी नली का बना होता है और युद्ध भूमि में रणभूमि में युद्ध शुरू होने से पहले इसको बजाते हैं, इसलिए इसको रणबेरी कहते हैं। और भवाइयों का ये प्रमुख वाद्य है और मेवाड़ में खेल शुरू होने से पहले पर्यटकों को इकट्ठा करने हेतु इसे बजाया जाता है। फिर आता है नागफणी, जिसमें सर्पिलाकार नली होती है और पिछले हिस्से में एक छेद होता है। फिर आता है सतारा, जिसमें 2 बांसुरियां होती है, जिन्हें एक साथ फूंक देकर इसे बजाया जाता है। जैसलमेर और बाड़मेर में गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग इसे बजाते हैं। फिर आता है मुरला, जिसको मुरली भी कहते हैं। नलीदार तुम्बे के चौड़े वाले बाग में 2 बांस की नलियां फंसाकर इसे बजाया जाता है। एक नली से ध्वनि निकलती है तो दूसरे से स्वर निकलते हैं। फिर आता है सुरनाई, जो कि शहनाई के समान ही होता है। इसके मुख पर खजूर, ताड़ या कागोर के वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है और इसको गीला करके बजाया जाता है। ढोली, दाढ़ी, मांगड़ियावाल व लंगा वादकों द्वारा इसे मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। फिर आता है तुरही, जो कि पित्तल की बनी होती है, जिसका एक सिरा चौड़ा व दूसरा छोटा और नौकेदार होता है। तो ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 2 और बचते हैं, अवनद और गण वाद्य यंत्र। लेकिन उन पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन 2 वाद्य यंत्रों का टेस्ट दे। तो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं इन दोनों वाद्य यंत्रों के मिलाकर, जिससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं याद है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डूंगर जी और जवाहर जी की लोक कथाएं किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भपंग, सुरिंदा, रावण हत्था या फिर पोंगी। तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हैं और फिर हमारे आंसर से मिलान करिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रावण हत्था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कद्दू की तुम्बी से बनाया हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है, कामा, यचा, शहनाई, मोडला या फिर अपंग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपंग। क्वेश्चन नंबर 3, 27 तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी, रावण हत्था, एकतारा या फिर सुरिंदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सारंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4,
प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? नड़, बांसुरी, अलगोंजा या फिर शहनाई? तो राइट आंसर होगा आपका रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो आपका अलगोंजा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि चमड़े की सिलाई करके बनाया हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? पोंगी, मशक, एकतारा या फिर सुरिंदा? और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मशक। प्रमुख कलाकार जहूर खां मेवाती का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से है? जंतर, रवाज्र, भपंग या फिर सुरनाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भपंग। तो ये भपंग के क्या है? जादूगर भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहुत आसान है भैया क्वेश्चन, तो ए ऑप्शन आपका इसका आंसर है पुंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग वाला है। आपको इस फोटो को मिलाना है उसके वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो जो पहली इमेज है वो तो आपकी जंतर की इमेज है। ठीक है ना, जंतर की इमेज है ये। और दूसरी इमेज है वो नागफणी की है, नागफणी से मिला दीजिए इसको। ठीक है, तीसरी पिक्चर जो है वो है आपकी रावण हत्या की है। ठीक है ना, और चौथी पिक्चर आपकी सारंगी की है। ठीक है, तो ये आपको मिला देना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। सरगढ़ों का खानदानी वाद्य, तो इसका आंसर होगा आपका बाकिया। ठीक है ना, बाकिया होगा इसका। फिर दूसरा है चरवाहों का खानदानी वाद्य, तो ये क्या होगा आपका अलगोंजा होगा इसका आंसर। तो फिर साखर खां मांगनिया, ये किससे संबंधित है? आपके कामायचा से संबंधित है। और हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक स्टेटमेंट दे रखा है जो कि किसी वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो आपको बताना है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। तो ये स्टेटमेंट आपका दुकाको से संबंधित है। ठीक है ना, तो आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, तो ये वाला किससे संबंधित है आपका? तो बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की पहली उंगली से मिजरा की सहायता से इसको बजाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका तंदूरा से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका तंदूरा। तो ये क्वेश्चन आपके 10 हो गए पूरे के पूरे। तो अगर आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो और याद भी कर रहे हो। लेकिन अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही निकले हैं तो फिर आप वीडियो को फिर से देखिए और याद करिए और फिर से अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। और अपना आगे आता है अवनद वाद्य यंत्र, यानी कि जो चमड़े से मड़े हुए होते हैं और हाथ या डंडे की सहायता से इनको बजाते हैं। तो पहला आता है मृदंग, जिसको पंखावाज भी कहते हैं। ठीक है ना, ये ताल वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उत्तर भारत का ध्रुपद शैली का यह प्रमुख वाद्य है। बीजा, सुपारी, वट आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके इसे बनाते हैं। इसका एक मुंह सकरा व दूसरा चौड़ा होता है। इसकी पुंडी टेबल की पाती ही बकरे की खाल की बनी होती है। पुंडी पर एक और स्याही व दूसरे और आटा लगाकर इसे वादन करते हैं। अधिकांश इसका जो प्रयोग होता है वो धार्मिक स्थलों पर होता है और रावल जाति के लोग नृत्य में इसका उपयोग करते हैं। प्रसिद्ध जो पंखावाज वादक है वो पुरुषोत्तम दासा है, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। आगे चलते हैं और आता है अपना चंग। ठीक है ना, राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और इसे होली के दिन बजाते हैं और राजस्थान में इसको सब जगह बजाते हैं होली के दिन। ठीक है ना, इसमें लकड़ी का बना वृत्ताकार घेरा होता है जिसे खाल से मढ़ा जाता है, जो कि आटे की लई से खाल को चंग पर चिपकाते हैं तथा छाया में सुखाकर इसको फिर बजाया जाता है। ठीक है ना, इसको बजाते कैसे हैं? तो एक हाथ पर हथेली पर लिटाकर दूसरे हाथ से इसको थाप दी जाती है। ठीक है, कहरवा ताल का ठेका जिसको प्रमुखता से बजाया जाता है। शेखावटी में यंग नृत्य के समय इसको बजाते हैं और काबिला जाति के लोग भी इसे बजाते हैं। ठीक है, फिर आता है नंगाड़ा, जो कि युगल रूप में होते हैं, यानी कि एक नर और दूसरा मादा, जिसको बम भी कहते हैं। रामलीला, नौटंकी और ख्याल लोक नाट्य में इसको बजाते हैं। इसके बाद कोई मांगलिक अवसर हो गया या कोई विवाह का कार्यक्रम हो गया तब भी इसको शहनाई के साथ बजाया जाता है। ठीक है, डोली, मिरासी और राणा जाति का ये प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है और इसका जो निर्माण होता है वो भैंस की खाल से होता है। और मेवाड़ में नाथद्वारा का नंगाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही इसके जो प्रमुख कलाकार है रामकिशन सोलंकी, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है नंगाड़ों का, वो पिछले 50 वर्षों से कुंचामणि ख्याल लोक नाट्य में इसको बजा रहे हैं। अगला जो अपना वाद्य यंत्र आता है वो आता है ढोल, जिसको स्वतंत्र रूप से या फिर किसी नृत्य के साथ भी इसको बजाते हैं। पहले ये लकड़ी का बना होता था, लेकिन अकबर के समय से ये लोहे का बनना शुरू हो गया है। लोहे की खोल को दोनों ओर से बकरे की खाल से मढ़ा जाता है। ढोल को कसने तो सूत या सन्न की रस्सी का प्रयोग होता है। इसको कभी एक और हाथ से और एक और कभी डंडी से या फिर दोनों और हाथों या फिर डंडियों से इसको बजाया जाता है। साथ ही ये मांगलिक वाद्य माना जाता है, यानी कि किसी भी उत्सव हो गया या विवाह हो गया तो वहां पर ये जरूर बजाया जाता है। और राजस्थान में इसको बजाने के 12 प्रकार होते हैं, जैसे कि एहेड़े का ढोल, गोर का ढोल, नाच का ढोल, घुड़चढ़ी का ढोल, बारात का ढोल, आरती का ढोल, त्योहार का ढोल, छोटी ताल, वारू ढोल। साथ ही राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों में इसका काफी प्रचलन है, जैसे कि जालोर का ढोल नृत्य, भीलों का घेर नृत्य, शेखावटी की कच्ची घोड़ी का नृत्य। साथ ही राजस्थान में ढोली, सरगरे, भाभी और भील इसके कुछ प्रमुख वादक है। फिर अपना अगला आता है ढोलक। ढोलक और ढोल दोनों में अंतर, ठीक है ना। तो ढोलक आता है जिस पर सभी प्रकार की ताले बजाई जाती है। इसे आम, शीशम, सागवान, नीम और जामुन की लकड़ी को खोखला करके बनाते हैं। इसके जो दोनों पुड़े होते हैं वो लगभग समान व्यास के होते हैं। मड़े हुए ढोलक के रस्सियों में कड़ियां लगी होती हैं और इसका जो मध्य भाग होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। राजस्थान में नंगाची, सांसी, खंजर, ढांडी, मिरासी, कवाल, भवाई, वैरागी, साधु इसे बजाते हैं। नट लोग इसको एक ओर से तो डंडे से और दूसरी ओर इसके हाथ से बजाते हैं। ढोलनिया व पातुरियों की ढोलक छोटी व मधुर ध्वनि की होती है, जबकि मिरासनी की कुछ बड़ी होती है और भवाई जातियों की सबसे बड़ी होती है ढोलक। फिर अपना अगला वाद्य यंत्र आता है नौबत, जो कि मंदिरों में प्रयुक्त होता है और इसको भैंस की खाल से मढ़ा जाता है। इसकी खाल के भीतर राल, हल्दी और तेल पकाकर लगाते हैं, जिससे इसकी ध्वनि की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस पर बबूल या शीशम के डंकों
का आगाज करके इसको बजाया जाता है। खजरी, जो कि चंग और डंग का छोटा रूपी होता है, जो कि आम की लकड़ी से बना होता है और इसको एक ओर से खाल से मढ़ा जाता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8-10 उंगली की होती है। कामण, बलाई, भील और कालबेलिया जाति के लोग इसे प्रमुख रूप से बजाते हैं। फिर अपना अगला वाद्य यंत्र आता है मांदल। मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना एक प्राचीन लोक वाद्य यंत्र, जिसका एक मुंह छोटा और दूसरा बड़ा होता है और हिरण व बकरे की खाल इस पर मढ़ी जाती है, जिसके बाद जौ का आटा चिपकाकर इसको बजाया जाता है। इसके साथ एक थाली भी बजाते हैं। आदिवासियों का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है और शिव पार्वती का इसको वाद्य भी मानते हैं। भील जाति के लोग गवरी के साथ और शादी व ग्रामीण इलाकों में इनको बजाते हैं। फिर अपना अगला वाद्य यंत्र आता है डमरू, जो कि भगवान शिव का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, जिसके दोनों ओर चमड़ा मड़ा होता है। इसको एक हाथ में पकड़कर कलाई को घुमाते हुए बजाते हैं। इसके बीच के सकरे वाले हिस्से में 2 रस्सियां बंधी होती है, जो कलाई के घूमने पर दोनों ओर लगे हुए चमड़े पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न करती है। साथ ही मदारी लोग इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं और इसके छोटे रूप को डूग डुगी कहते हैं। फिर अगला वाद्य यंत्र आता है आपका डेरू, जो कि आम की लकड़ी का बना होता है और डमरू का ही बड़ा रूप कहलाता है। ये लकड़ी की डंडी से इसको बजाते हैं और छोटी थाली या फिर कांसा कटोरी के संगत में इसको बजाते हैं। बील और गोगा जी के भोपे इसे बजाते हैं। फिर अपना अगला आता है डफ, लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर इसको बनाया जाता है और इसको एक हाथ में डंडा लेकर बजाया जाता है। इसका छोटा रूप जो होता है डफली कहलाता है। फिर अपना अगला आता है पाबूजी के माटे। ठीक है, इसको मिट्टी के 2 बड़े बर्तनों पर खाल चिपकाकर बनाया जाता है और दोनों का वादन जो होता है वो अलग अलग व्यक्ति करते हैं। इस वाद्य यंत्र पर नायक या थोरी जाति के लोग राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के पावड़े गाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है अपना धोसा। ठीक है ना, डोसा नहीं, धोसा। धोसा आम या पिरास की लकड़ी के घेरे पर भैंस की खाल मढ़ी जाती है और फिर लकड़ी के मोटे डंडों से इसको बजाया जाता है। फिर अपना अगला आता है तासा। तासा क्या होता है? मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मढ़ी जाती है और फिर गले में लटका कर 2 पतली डंडियों से इसको बजाते हैं। ठीक है ना, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में ये अधिक प्रचलित है। ठीक है, फिर अपना अगला आता है टामक। ठीक है, टामक क्या होता है? कड़ाई के आकार का लोहे का बड़ा सा क्या होता है आपका नंगारा। ठीक है, तो इसको 2 बड़े और भारी डंडों से बजाते हैं और मुख्य रूप से युद्ध के वाद्य के रूप में इसको बजाते हैं। ठीक है, फिर अपना अगला आता है और लास्ट आता है अपना अवनत वाद्य यंत्र का घेरा, अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र, जो कि डफ की तरह ही एक ओर से चमड़े से मड़ा होता है। ठीक है, डंडे पर कपड़ा लिपट कर फिर उसी डंडे से इसको बजाते हैं और मुख्य रूप से होली के अवसरों पर इसको बजाया जाता है। ठीक है, सो ये पूरा अपना था अवनत वाद्य यंत्र और अपना एक लास्ट और बचता है गन वाद्य यंत्र। देखने में टॉपिक तो मेरे को पहले छोटा लग रहा था, लेकिन छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है ना, तरह तरह के लोक वाद्य यंत्र हैं तो इनको निपटाने में टाइम तो लगता है भैया। तो अपना अगले 5 से 7 मिनट और टाइम जाएगा, लेकिन पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इनको सबको अलग अलग कराता, सुशील वाद्य यंत्रों को अलग टॉपिक लेता, ठीक है ना, उनको अलग वीडियो में निपटाता, तो ऐसा कर तो सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि एक ही वीडियो में पूरा अपन निपटा देते। ठीक है ना, तो अगले 5 से 7 मिनट और रुक जाइए और पूरा कंप्लीट करके ही जाइएगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं गन वाद्य यंत्र, जो कि धातु से बने होते हैं, जो कि आपस में टकरा कर या फिर डंडे की सहायता से इनको बजाते हैं। ठीक है, टोटल 15 हैं इसमें आपके और पहला आता है आपका करताल। ठीक है, करताल तो नारद मुनि से इसका संबंध माना जाता है। 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की छोटी छोटी गोल तश्तरियां लगी होती है, जो कि लकड़ी के आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे एक हाथ की अंगुली व अंगूठे में पहनकर इसको बजाया जाता है और साथ ही एक तार के साथ इसको बजाया जाता है। एक तार आपने पहले पढ़ा था, साधु संत द्वारा भजन के समय इसको बजाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है अपना खरताल। रोएडा या खेर की लकड़ी के 4 छोटे व पतले टुकड़ों से बना वाद्य यंत्र है। ये पतले और चिकने लकड़ी के टुकड़े दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है और पश्चिमी राजस्थान में मांगने वालों का यह प्रमुख वाद्य यंत्र है। बाड़मेर और पाली में गैर नृत्यों में इसका इस्तेमाल होता है। प्रसिद्ध वादक थे आपके सदीक खां मांगलिया, जिन्हें खरताल का जादूगर भी माना जाता था, जबकि अन्य कलाकार है आपके गाजी खां। ठीक है, अब अगला आता है अपना झालर। कांसे या तांबे की बनी चक्राकार प्लेट होती है, मोती की बनी होती है ये, जिस पर लकड़ी की डंडी से चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और मंदिरों में आरती के समय सुबह शाम इसको बजाते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना रमजोल। ठीक है ना, रमजोल क्या होता है? नर्तकों के पांव में बांधी जाने वाली एक घुंघरू की पट्टी होती है। ठीक है, इसे चमड़े या कपड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू चिपकाकर सिले जाते हैं और नृत्य करने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। होली के अवसर पर वह गैर नृत्यों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर अपना अगला आता है मंजीरा। मंजीरा क्या होती है आपकी बताइए आपको? पित्तल या कांसे की मिश्र धातु का बना गोल आकृति का कटोरीनुमा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, और हमेशा इसको जोड़े में बजाया जाता है। ठीक है ना, कामड़िया जाति की महिलाएं 13 हथाली नृत्य के समय इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, फिर आता है जांज, मंजीरे की बड़ी आकृति, बड़े ढोल और ताशा के वादन के समय इसको बजाते हैं। ठीक है, और शेखावटी में कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय भी इसको बजाते हैं। ठीक है ना, आता है थाली, जो कि कांसे की बनी हुई होती है अपनी, इसके एक किनारे में छेद करके और फिर रस्सी में बांधकर अंगूठे में लटकाते हैं और डंडे की चोट कर इसको बजाया जाता है। ठीक है, मांदल, ढोल, डफ और चंग के साथ भी इसको बजाते
बजाते हैं, ठीक है। और कालबेलिया भील जनजाति के लोग इसे बजाते हैं। और राजस्थान में जब आपका पुत्र का जन्म होता है तो उस समय कांसे की थाली बजाने का रिवाज होता है, ठीक है। फिर अपना आता है चिमटा। लोहे की 2 पतली पट्टिका में लोहे की ही छोटी छोटी पत्तियां लगा दी जाती है, ठीक है। और साधु सन्यासी इसे भजन कीर्तन के समय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बजाते हैं यानी जो भी है। अपना आता है घंटा, जिसको घड़ियाल भी कहते हैं, वो वाला घड़ियाल नहीं, ये वाला घड़ियाल, ठीक है ना, जो मंदिर में होता है ना, घंटी टन टन बजाते हैं अपन। तो पीतल या फिर किसी अन्य धातु का बना होता है, ये गोलाकार वाद्य यंत्र होता है और डोरी की सहायता से इसको लटका कर और इसके अंदर लगे हुए डंडे से चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न होती है। आता है अपना घुंघरू। कांसे या पित्तल के बने छोटे गोल वाद्य होते हैं जिनके अंदर लोहे के छोटे छोटे कंकर होते हैं, ठीक है। फिर अपना अगला आता है श्रीमंडल, ठीक है। खड़े झाड़ नुमा इस वाद्य में चांद की तरफ गोल गोल बड़े छोटे टंटोरे लगे होते हैं और 2 पतली डंडी की सहायता से इसको बजाया जाता है, ठीक है। वैवाहिक अवसरों या मंदिरों में इसको बजाया जाता है, ठीक है। फिर आता है अपना लेजिम। गरासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है ये। इसमें बांस का बना हुआ धनुषाकार टुकड़ा होता है और इसके साथ लगी जंजीर में गोलाकार छोटी छोटी पत्तियां होती है जिसे हिलाने पर झंझनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अगला वाद्य यंत्र आता है आपका गुरालियो। 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची से बना वाद्य यंत्र। इसे एक ओर से छिलकर मुख पर धागा बांध दिया जाता है। दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील और तनाव देकर इसको बजाया जाता है। कालबेलिया और गरासिया जनजाति का ये प्रमुख वाद्य है। फिर अपना आता है बरनी। मिट्टी के मटके के सकरे मुंह पर कांसे की प्लेट ढककर 2 डंडियों की सहायता से इसको बजाते हैं, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान जैसे कि अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, तो वहां पर सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति का लोक देवताओं के यहाँ इलाज किया जाता है, तब इसको बजाते हैं, ठीक है। आता है अपना घड़ा। छोटे मुंह की मिट्टी के घड़े को पोक मारकर तथा चोट देकर इसको बजाते हैं, ठीक है। और साथ ही ये सुशीर वाद्यों का रूप भी है, ठीक है ना। और जैसलमेर बाड़मेर में भक्ति संगीत के समय इसको बजाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है गण वाद्य यंत्र भी कंप्लीट, ठीक है। और इसी तरीके से पूरा आपका लोक वाद्य यंत्र पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। 20 मिनट में पूरा लोक वाद्य यंत्र का टॉपिक पूरा निपटा दिया हमने, ठीक है। जितना भी हमने बताना था सब कुछ बता दिया। अब आपका काम इसको अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना और फिर क्वेश्चन आंसर करना, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना #पार्ट नंबर 2। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है, ठीक है ना, कैसी लगी है ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि हमने पूरा टॉपिक आपके लिए 20 मिनट में निपटाया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि वो वीडियो कैसा लगा है तो उसका एक फीडबैक देना भी जरूरी होता है। और छोटी सी मदद है आपका लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। जिसको जरूरत होती है उसको आपको शेयर भी करना है ये वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि जो मेहनत और एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो को बनाने में वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ।